स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। शनिवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के छठे दिन का सत्र भी बेहद गहमा गहमी भरा रहा। जहां बजट पर बहस जारी रही, वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच जमकर तकरार भी देखने को मिली। सत्र में जनता से जुड़े कई अहम मुद्दे उठे जिन पर नेताओं ने अपनी बात रखी। तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कहा और किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा के छठे दिन का सत्र भी काफी हलचल भरा रहा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 11 मार्च को बजट बहस का जवाब देंगे और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद ने करनाह को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की मांग उठाई है। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माना कि करनाह में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। हमने माना हुआ है कि टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। हाल ही में कुछ वहां पे फेस्टिवल, बॉर्डर फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल जो हैं वो वहां ऑर्गेनाइज किए गए थे इस मकसद से कि करना के बारे में, करना की खूबसूरती के बारे में जम्मू कश्मीर के बाहर जो है लोगों को पता चले। और उसके बरक्स वहां पे हमने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का थोड़ा सा बढ़ावा जो है देखना शुरू किया है। इसके लिए वहां पे लोकल लोगों को टूरिज्म से फायदा मिले। सत्र में सैटेलाइट टाउनशिप का मुद्दा भी उठा। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने आरोप लगाया कि सरकार टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, लेकिन जमीन की कमी है और इस पर मंत्री जावेद डार ने बताया कि जिनके पास जमीन है उन्हें नियमित सर्वे के जरिए आवंटित किया जाएगा। वहीं बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया। कंपनसेशन अगर हम जमीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरो हमारा, वहाँ ग्रोमोर फूड के तहत किसानों को 2000 कनाल ज़मीन वो उनको मिली, लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमोर फूड के तहत उनको मिल्कियती इख्तियारात मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। बजट बहस में बीजेपी विधायक बलवंत मनकोटिया ने कहा कि ये बजट केंद्र की योजनाओं का दस्तावेज मात्र है। उन्होंने सदन में जन कल्याण पर चर्चा का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की और कहा कि डल झील और माता वैष्णो देवी को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाए। बजट में जैसे इन्होंने ये कहा कि हम आपको 10 किलो राशन दे रहे हैं, तो रात को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, तो जो AY में है 35 किलो राशन जो है ये केंद्र सरकार दे रही है AY में। तो इन्होंने कहा जी हम उस 35 में से, फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 3 मेंबर हैं तो 35 ही मिलेगा और खाते में पड़ेगा हम 10 किलो दे रहे हैं। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 5 लोग 5 किलो उसमें बढ़ा के 40 किलो करेंगे, कहें जी हमने 10 किलो पर बंदे को दे दिया, ठीक है ना। तो एवरेज तो पूरी हर जम्मू कश्मीर में एवरेज 4 ही लोग हैं, तो 5 किलो देंगे और 35 किलो मोदी सरकार का डाल के ये कहें जी 10 किलो फ्री राशन दे दिया। तो इस तरीके का बजट है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपने ही वादों से मुकर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि 3 पीढ़ियों के साथ जो खून चूसा है गरीब का, जो धोखे दिए जम्मू कश्मीर की जनता को, फिर जब जनता माफ करेगी तो मरहम खुद ब खुद लग जाए। लेकिन जो इन्हें वादे किए थे, एक एक वादा याद दिलाऊंगा, सिर्फ वादा नहीं, जो इस बजट में इन्होंने धोखा किया है वो भी याद दिलाऊंगा और एक एक पॉइंट पे याद दिलाऊंगा मैं उनको। जहां एक और पर्यटन के विकास की बात हुई, वहीं विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अब देखना होगा कि 11 मार्च को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बजट बहस में क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कश्मीर में बर्फबारी का इंतजार सबको रहता है। एक तरफ जहां ये खुशहाली लेकर आती है, वहीं कई लोगों के लिए कड़ी चुनौती भी पेश करती है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए शोपियां की उल्फत बानो एक मिसाल पेश करती हैं।
कौन है उल्फत बानो और वो ऐसा क्या करती हैं जिससे लोग उनकी लगन के मुरीद हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। चारों ओर बर्फ की मोटी मोटी चादर, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और ऊबड़ खाबड़ रास्ता। लेकिन उल्फता बानो को इन सब की परवाह नहीं, वो अपने काम पर निकल चुकी हैं। पचपन साल की उम्र में उल्फता बानो भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद रोजाना करीब 25 पार्सल और चिट्ठियां लोगों तक पहुंचाती हैं। उल्फता बानो के लिए डाक पहुंचाना पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज ऐसी कहानी से आपको हम रूबरू कराएंगे जो इस दौर में वही हालत है जो पिछले दौर में हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की। अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हर चीज को मिली, लेकिन अगर बदला नहीं तो वो पोस्ट ऑफिस सैकड़ों साल जो पुरानी कहानी थी वही कहानी आज भी है। हम आपको उल्फता जान से रूबरू कराएंगे जो जिला शुपियान का आखिरी गांव हिरपुरा में रहती है। गर्मी हो, सर्दी हो या बर्फ हो, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हर दौर में काम करती आई, मेहनत से काम करती है, लगन से काम करती है। बर्फबारी हो, तेज धूप या फिर बारिश, पिछले 25 साल से उल्फता सभी चुनौतियों का सामना कर डाक पहुंचाती रही हैं। उल्फता का काम उनके गांव के लोगों के लिए बहुत अहम है। डाक से आधार कार्ड, दवाइयां और जरूरी दस्तावेज आते हैं, जिसके बाद उल्फता ध्यान रखती हैं कि समय से जरूरी डाक लोगों तक पहुंच पाए। बदलते मौसम के अलावा जंगली जानवर भी उल्फता के लिए चुनौती है। कितने सालों से आप इस काम में हैं? ये 25 सालों से। 25 सालों में इसी तरह आप कितने गाँव हैं, कितना बड़ा इलाका है? यहाँ 10 गाँव है जी। 10 गाँव में डाक डिलीवर करती है। यानी कि 10 गाँव में आप डिलीवर करने जाती हो? जी सर। तो अभी जो बर्फबारी हमने देखी है, हम भी पहुंचे, आप घर में नहीं थी, आप काम पे रास्ते में मिली। आज काम बर्फ है जी। आज काम बर्फ है। 5 फुट 6 फुट 7 फुट हमको काम करना है, ये जरूरी काम करना है हमको। तो इन 25 सालों में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयों का काम करना है, मगर अल्लाह का शुक्रिया है, हम अल्लाह हमको साथ देते हैं तो हम इस काम से हट नहीं सकते हैं। हम दिलो जान ये काम करते हैं, आगे 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 जाते हैं। भारी बर्फ, जंगली जानवरों का खतरा व खराब रास्तों को पार करते हुए उल्फता घर घर तक पहुंचती है, जो महिलाओं के साथ साथ शोपियां के लोगों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरी। न्यूज़ 18 के लिए शोपिया से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित राजकीय महिला दिवस कार्यक्रम में जब वो वहां पहुंचे वो शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने राज्य भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 10वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हाल ही में मंच से की गई टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आंखों का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब अपने मुख्यमंत्री, मंत्री और नेताओं का भी इलाज करवा लेना चाहिए था। इसी तरह से नारी शक्ति जग जननी हमेशा आगे बढ़े। मैं ऐसा डॉक्टर हूं, आंखें तो ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता हूं। ये कैसे आंखों के डॉक्टर हैं? कोई मरीज अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है तो ये समझ कर जाता है कि वो रोशनी देगा। अच्छा तो ये होता, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमारा बड़ा हिमाचल प्रदेश से है, आप पिछली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार थी, उनकी आंखें ठीक करते, उनको रोशनी दे के जाते
तो आज प्रदेश की संपदा को आप लूटने से बचा सकते थे। आपने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। आने वाले समय में हम एक एक पन्ना इस जनता की अदालत में लाएंगे। किस प्रकार गरीब जनता की संपदा को, आम जनता के पैसे को, किसान के अधिकार को, महिलाओं के हक को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा कर रख दिया। और देहरा में बीजेपी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरिता धीमान, सांसद राजीव भारद्वाज, विधायक विक्रम सिंह ठाकुर सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार से हर वर्ग असंतुष्ट है। कांग्रेस सनातन विरोधी है। अब इस सरकार का मंदिरों के पैसे पर नजर है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी की महिलाओं को बड़ी सौगात। नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में किया संवाद। कहा, महिलाओं और बहनों के आशीर्वाद की पूंजी से बना सबसे बड़ा धनवान। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और धारा 370 का किया जिक्र। कहा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को मिले अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से भारत को मिलेगा विकास की ओर एक और नया मोड़। पुंछ में बीजेपी ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बड़ी संख्या में पार्टी के महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को किया उजागर। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने महिला दिवस पर महिलाओं को दी शुभकामनाएं। महिलाओं से हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने की शगुन परिहार की अपील। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले पद्म पुरस्कार विजेता जावेद अहमद टाक ने विधानसभा में पेश किए गए बजट पर व्यक्त किया संतोष। कहा, सीएम उमर ने दिव्यांग क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की। कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने की सदन में मांग। तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग। माता वैष्णो देवी को सांस्कृतिक विरासत घोषित करने की मांग। शिमला में बीजेपी ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यक्रम में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। विधानसभा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जे के लिए। इस पर पहली खबर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर 2:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है, यानी भारतीय टीम ने कोई भी मैच नहीं हारा है। भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। आंकड़ों की बात करें तो फाइनल में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 119 मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 61 में जीत हासिल की है तो न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते। इन दोनों टीमों के बीच 7 मैच बेनतीजा रहे हैं और 1 मैच टाई हुआ है। तो आज काफी अहम मुकाबले की उम्मीद की जा रही है और चूंकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है, भारतीय टीम ने अब तक कोई भी मैच हारा नहीं है, इसलिए बहुत ही प्रबल इस बात की संभावना है कि भारतीय टीम फाइनल मैच में भी जीत का झंडा गाड़ेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया और न्यूजीलैंड को भी हराया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। और ऐसे में अब जो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल का जो आज मुकाबला है, ये मुकाबला भी काफ़ी अहम होगा। न्यूजीलैंड से ये मुकाबला होगा। दोपहर 2:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अब तक तमाम मैचेस उसने जीते हैं इस टूर्नामेंट में और भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है और अब फाइनल का आज का मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है। जब भी हमारे मन में क्रिकेट का ख्याल आता है तो मन में बल्ले पर पड़ती गेंद, गेंद स्टेडियम के बाहर और दर्शकों में उत्साह। लेकिन 1 मिनट क्या हो
कि बल्लेबाज गेंद को समझ ही ना पाए और गेंद विकेट के पार हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ चमत्कार चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज फाइनल का महामुकाबला खेला जाने वाला है। आज टॉस कौन जीतेगा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे पड़ता है कि आपकी टीम में कितने स्पिनर्स हैं। आज ट्रॉफी किसकी झोली में जाएगी ये स्पिनर्स ही तय करेंगे और इसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। अगर भारत के स्पिनर्स की बात करें तो भारत के पास 4 स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा ने इस टूर्नामेंट में कुल 4 विकेट चटकाए हैं। ये पूरे 10 ओवर गेंदबाजी तो कर ही सकते हैं और जब टीम को रनों की जरूरत पड़ती है तो इनके लंबे छक्के देखने लायक होते हैं। अक्षर पटेल ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 5 विकेट चटकाए हैं। विकेट के साथ साथ इन्होंने रनों का योगदान दिया और अपनी लाजवाब फील्डिंग से विरोधी टीम के कई बल्लेबाजों को क्रीज में वापस ही नहीं आने दिया। कुलदीप यादव, जिन्हें हम चाइना मैन गेंदबाज भी कहते हैं, कुलदीप ने भी अभी तक 5 विकेट लेकर बेहतर प्रदर्शन किया है। वरुण चक्रवर्ती अभी भी पहेली बने हुए हैं, जिन्होंने अब तक कुल 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं कीवी टीम वरुण को लेकर पुख्ता तैयारियां कर रही होगी, क्योंकि पिछले मैच में वरुण ने कीवियों की नाक में दम कर दिया था। अब बात करें न्यूजीलैंड के स्पिनर खेमे की, तो वहां भी 4 स्पिनर्स नजर आते हैं। कप्तान मिशेल सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड को फाइनल तक लेकर गए। सेंटनर ने अब तक कुल 7 विकेट चटकाए हैं और भारत को इनसे इसलिए भी सावधान रहना होगा क्योंकि जब सेंटनर का दिन आता है तो वो 1 या 2 विकेट में खुश नहीं होते, वो जीत को अपनी टीम की तरफ मोड़ देते हैं। न्यूजीलैंड की स्पिन टुकड़ी के अगले योद्धा ब्रिसवेल हैं, जिन्होंने अब तक कुल 6 विकेट चटकाए हैं। अगला नाम रचिन रविंद्र का है। भारतीय मूल के कीवी खिलाड़ी रचित रविंद्र ने अब तक कुल 2 विकेट चटकाए हैं और गेंद से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने इसी गेंद को बार बार बाउंड्री के पार पहुंचाया और 2 शतक लगाए हैं। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 4 मैचों में कुल 2 विकेट ही लिए हैं और बल्ले से भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस तरह से भारतीय स्पिन कीवियों पर भारी पड़ती दिख रही है, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक कुल 21 विकेट चटकाए हैं। आज का दिन शायद स्पिन का रहने वाला है, क्योंकि दुबई की पिच इन योद्धाओं की मददगार है। स्पिन कौन सी टीम कितने अच्छे से खेलेगी, जीत उसी की होगी। आज धैर्य की अग्नि परीक्षा है और ये परीक्षा विराट कोहली और केन विलियमसन दोनों को देनी होगी। विराट कोहली ने टूर्नामेंट में अब तक 217 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है। वहीं विलियमसन ने पिछले मैच में शतक लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विलियमसन स्पिन खेलने के माहिर हैं और वो धीरे धीरे कब मैच को आपसे दूर ले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। खैर, मैच कौन जीतेगा ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्यों जीता इसके लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। न्यूज़ 18 JKLH से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपनी फिटनेस का राज साझा किया है और सभी उम्र की महिलाओं से अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की अपील की है। नीता अंबानी ने साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है। देखिए खास रिपोर्ट। When was the last time you did something just for yourself? Not for your family, not for your work, not for anyone else. Just for you. We as women put ourselves last. We are always needed somewhere else. And slowly, without even realizing it, we stop listening to our bodies. But here's the truth. If we don't take care of ourselves, who will? It's even more important in your 50s and 60s to focus on health and well-being. After the age of 30, women lose about 3 to 8% muscle mass per decade, and this accelerates as we age. With time, our bodies go through so many changes. We lose muscle, bone density, balance, mobility, strength. Our metabolism and endurance goes down. Therefore, it becomes even more important to look after ourselves, especially after 60. Leg days are my favorite. I have strong legs of a dancer. I have been practicing Bharatanatyam since I was 6 years old. But I like to mix it up. Legs, upper body, back,
Each day focuses on a different part. I work out 5 to 6 days a week. Mobility, flexibility, yoga, and core strength are a part of my daily routine. On some days, I add swimming and aqua exercises. And then there are days when I enjoy myself and add an hour of dance. When I'm traveling or if nothing else is available, then I just like to walk. I do 5,000 to 7,000 steps. My diet is balanced. I'm a vegetarian. My food is more organic and nature-based. It's very important to take protein. And I absolutely avoid sugar or sugar substitutes. When I exercise, I find peace. Exercise keeps me in a positive frame of mind the entire day. It releases endorphins, the happy hormones that reduce stress. It's not just about lifting weights. It's about having the energy and stamina to cope with our daily life. For me, it's about lifting my grandchildren and keeping pace with them. It's not about fighting age. It's about owning it. If I can do this at 61, so can you. Take time out. Prioritize you. Show up for yourself. Just 30 minutes a day, 4 times a week. When you're strong, you're unstoppable. So, take that first step. Choose to be unstoppable. Join the Strong Her movement. Start today. और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।